हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अध्याय 1। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था का एक परिचय यानी इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। अर्थशास्त्र का जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं यानी सर्विसेज क्रियाकलाप संबद्ध है? क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं यानी सर्विसेज क्रियाकलाप संबद्ध है? क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व, इन सभी को शामिल किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है यानी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और लोक राजस्व, इन सभी को। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं इनमें से किन किन मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। राजकोषीय नीति को किया जाता है, मौद्रिक नीति को भी किया जाता है, मुद्रास्फीति एवं अस्फीति को भी किया जाता है, सरकारी बजट को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अस्फीति और सरकारी बजट, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? ए और बी दोनों यानी श्रम एवं भूमि और मानव एवं भौतिक पूंजी, इन दोनों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? श्रम एवं भूमि और मानव एवं भौतिक पूंजी, इन सभी की। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक तार। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक तार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। आपूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकाधिकार। आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकाधिकार।
भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड का आधार बनता है? उपयुक्त सभी यानी निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत या सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड का आधार बनता है? उपयुक्त सभी, निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत या सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर का उदाहरण है? केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र क्वाइनरी सेक्टर का उदाहरण है? केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना। उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ गुड किसको निर्दिष्ट करती है? किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण। वस्तु की मांग डिमांड ऑफ गुड किसको निर्दिष्ट करती है? किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण को। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अब अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 में हम लोग आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में देखेंगे, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि का संबंध है सकल घरेलू उत्पाद से, संपोषणीय विकास का संबंध है पर्यावरण से और जीवन की गुणवत्ता का संबंध है स्वास्थ्य से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार फिर से देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। आर्थिक विकास का संबंध है संरचनात्मक परिवर्तन से, आर्थिक समृद्धि का संबंध है सकल घरेलू उत्पाद से, संपोषणीय विकास का संबंध है पर्यावरण से और जीवन की गुणवत्ता का संबंध है स्वास्थ्य से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य तत्व है उपयुक्त सभी यानी पूंजी निर्माण, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी प्रगति या सभी। आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य तत्व है उपयुक्त सभी यानी पूंजी निर्माण, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी प्रगति या सभी। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए? संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। आर्थिक विकास के लिए। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए? संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है विकासशील देशों से। आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है विकासशील देशों से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। यूएनओ द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी एमडीजीज 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? वर्ष 2030 तक। यूएनओ द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी एमडीजीज 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है? वर्ष 2030। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे की लोगों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे की लोगों की संख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस नए मानदंड को शामिल किया है? ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस नए मानदंड को शामिल किया है? ग्रहीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है जीडीपी में निरंतर वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है जीडीपी में निरंतर वृद्धि। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? एक सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक HCL जारी करता है? विश्व बैंक। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? विश्व बैंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 131वां। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 131वां। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। मानव विकास सूचकांक का यह घटक है या है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के घटक है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2024 तक।
भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2024 तक। समावेशी समृद्धि के यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी यानी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता यह सभी आवश्यक है। समावेशी समृद्धि यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता यह सभी यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके लिए प्रस्तुत की गई? साइमन कुजनेट्स। आर्थिक वृद्धि की आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? साइमन कुजनेट्स। नर्क्से के अनुसार अल्प विकास यानी अंडर डेवलपमेंट का कारण है बचतों में कमी। नर्क्से के अनुसार अल्प विकास अंडर डेवलपमेंट का कारण है बचतों में कमी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 136वां। कोविड-19 व्यापक टीकाकरण अभियान, उपभोग निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का विकास किस आकार का संभावित है? वी आकार। कोविड-19 व्यापक टीकाकरण अभियान, उपभोग निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का विकास किस आकार का संभावित है? भी आकार। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कर सुधार। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कर सुधार। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है उपयुक्त सभी यानी अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी या सभी। लेगाटम समृद्धि सूचकांक के घटकों में सम्मिलित है उपयुक्त सभी यानी अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं अवसंरचना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी यह सभी शामिल है। अध्याय 3 राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। चलिए नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से अभिप्राय है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से अभिप्राय है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। यदि सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? हास्यमान लागत विधि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? हास्यमान लागत विधि। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है।
राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? जीडीपी से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पॉयनियर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पॉयनियर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। वर्ष 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? पीसी महालनोबिस। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वी राव। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वी राव। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? निवेश विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है उपयुक्त सभी, यानी किराए से आय, ब्याज से आय और लाभ से आय। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है किराए से आय, ब्याज से आय और लाभ से आय, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? भौतिक परिसंपत्तियों का। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? भौतिक परिसंपत्तियों का। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है ऊंचा पूंजी और उत्पाद अनुपात। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है ऊंचा पूंजी और उत्पाद अनुपात। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं। निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा। निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निगम कर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निगम कर।
किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो। एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती है भौगोलिक सीमा, वायुमंडल सीमा, राजनीतिक सीमा और सामुद्रिक सीमा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में सम्मिलित होती है भौगोलिक सीमा, वायुमंडल सीमा, राजनीतिक सीमा और सामुद्रिक सीमा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर पहुंचने का सूत्र है व्यक्तिगत आय घटाकर व्यक्तिगत कर। व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिपोजेबल इनकम पर पहुंचने का सूत्र है व्यक्तिगत आय में व्यक्तिगत कर को घटाकर। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5 से 3%। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2.5% से 3%। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? वर्ष 2015-16 में। सकल मूल्यवर्धन जीवीए की अवधारणा को किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? वर्ष 2015-16 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रमुख समस्या है असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडिशन शब्द को सही स्पष्ट करता है? किसी फर्म का निवल योगदान। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडिशन शब्द को सही स्पष्ट करता है? किसी फर्म का निवल योगदान। भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? 2011-12। भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? 2011-12। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है? बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम है? बिहार। भारत में एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। MCA 21 पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से। अध्याय 4 आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोड-डोमर मॉडल। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हेरोड-डोमर मॉडल। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत की नीति आयोग है
एक सलाहकारी संस्था। भारत की नीति आयोग है एक सलाहकारी संस्था। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का सृजन किया गया मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का सृजन किया गया मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ था? कर्नाटक। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ था? कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? नीति आयोग। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? एसपी गुप्ता समिति द्वारा। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? एसपी गुप्ता समिति। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 12वीं। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मृडल द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मृडल द्वारा। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी समृद्धि पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? 1991 से 2000। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? 1991 से 2000। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? नवी पंचवर्षीय योजना। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? नवी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 ईस्वी का मूल्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 ईस्वी का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? नवी पंचवर्षीय योजना। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? नवी पंचवर्षीय योजना। योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की अवधि का संबंध है
1966 से 69 से। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि का संबंध है 1966 से 69। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी मुख्यतः संबद्ध है भारत के मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी मुख्यतः संबद्ध है भारत के मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, यह सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, यह सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किए गए? 8। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किए गए? 8। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? PC महालनोबिस। भारत में मध्य अर्धशतक मिड-50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। भारत में मध्य अर्धशतक मिड-50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से एकत्रित किए जाते हैं? ऋण से। वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहां से एकत्रित किए जाते हैं? ऋण से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साक्षर भारत मिशन 2008 यह सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? साक्षर भारत मिशन 2008 यह सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 सही है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार फिर देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? प्रकाशन विभाग द्वारा। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1978 से 79। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1978 से 79। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है वी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है वी.एस. मिन्हास। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह भी सही है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सही नहीं है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यह भी सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा क्षेत्र के लिए विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? पंचम। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? पंचम। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 5 सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान या सतत विकास के लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रावधान या नहीं है इसका हिस्सा। सभी के लिए अस्थायी ऊर्जा तक पहुंच गया है। सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता भी है और पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं सभ्य कार्य भी है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नेताओं द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस शहर में अपनाया गया? न्यूयॉर्क में। सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास। सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास। सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है? मजबूत लोक प्रशासन नहीं है, गरीबी समाप्ति है, भूखमरी समाप्ति है और स्वच्छ ऊर्जा है। सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है? मजबूत लोक प्रशासन नहीं है, गरीबी समाप्ति, भूखमरी समाप्ति और स्वच्छ ऊर्जा है। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक साधनों की। निम्नलिखित में से सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समानता। निम्नलिखित में से सतत विकास में कौन सा स्तंभ सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक समानता। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है? संसाधनों के संरक्षण से। निम्नलिखित में से किसका संबंध सतत पोषणीय विकास की अवधारणा से है? संसाधनों के संरक्षण से। जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टिग्टन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और सही है, इस पे विचार करेंगे। इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, सही है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा और उपयुक्त सभी कथन सही है। एक बार फिर से देखेंगे, जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बल्ट्जमैन स्टिग्वटन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह सभी कथन सही है। इस सूचकांक में 165 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, सही है। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत को इस सूचकांक में 120वां स्थान प्राप्त हुआ, यह सभी कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। पारिस्थितिकी सूचकांक में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? लागत एवं उत्पादन विश्लेषण को। पारिस्थितिकी सूचकांक में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? लागत एवं उत्पादन विश्लेषण को। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के अनुसार कौन सा प्रथम स्थान पर है? पूर्वी सिक्किम। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के अनुसार कौन सा प्रथम स्थान पर है? पूर्वी सिक्किम। निम्नलिखित में से सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी? हमारा साझा भविष्य। निम्नलिखित में से सतत विकास शब्द की उत्पत्ति किस पत्र में हुई थी? हमारा साझा भविष्य। सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। सतत विकास के प्रमुख रूप से कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ। अध्याय 6